हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 गणित मंत्र का चैप्टर नंबर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज का ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि ये सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें, जो कि आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखोगे तो आप लोगों के ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो जिन्होंने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ पड़ा हुआ मिलेगा। तो आप लोग लिंक पर क्लिक करके इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख करके आए, तभी आप लोग इस एक्सरसाइज को अप्रोच करें। अब चलो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। इसमें केवल 5 क्वेश्चन है। जल्दी से इस एक्सरसाइज को खत्म करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर इसकी लास्ट एक्सरसाइज बचेगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसका नाम अब एंड ऑफ द एक्सरसाइज है। उसको मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करूंगा, चैप्टर को अलग रखूंगा और इनकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को अलग आप लोगों को एक प्रैक्टिस के तौर पर कराऊंगा। ओके, जिसमें कि आप लोगों की मिक्स क्वेश्चन होंगे। जितने भी हमने अभी तक एक्सरसाइज पढ़ी है, हर एक जो भी हम हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे, उन सब का सारांश मिसलेनियस एक्सरसाइज में होगा। यानी कि मिक्सिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। बाकी मैं आप लोगों को एज अ सेपरेट वीडियो बना करके हर एक चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज का सोल्यूशन जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। और रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड व्हिच विल रिपीटिंग। ये जितने भी हमको रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और जिसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये हमको बताना है। और देन चेक योर आंसर, फिर हमें अपना आंसर को लिखना है बाय एक्सप्लिटिंग परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन करके हमें अपना आंसर लिखना है। सबसे पहले ये चेक करना है कि किसकी टर्मिनेटिंग है, किसकी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास केवल दो ही केस होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दिस रेशनल नंबर है डेसिमल, और हमें उसके डेसिमल नंबर को लिखना है। ओके, तो जिस बच्चे को चेक करना आता है विदाउट परफॉर्मिंग का लॉन्ग डिवीजन की इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या नहीं, वो लोग करें, अन्यथा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ओके, तो देखो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो हम यहाँ पर चेक कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास रिमाइंडर है, ये जो भी हमारे पास क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट के अपोन में जितने भी हमारे क्यू की वैल्यू है, क्योंकि पी अपन क्यू की फॉर्म में है, इनके ऊपर में जो क्यू की वैल्यू, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसकी फैक्टर निकालने होंगे। अगर वो फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ गए, या फिर इनमें से किसी और की, या फिर इनमें से किसी एक या तो 2 की पावर n या 5 की पावर m फॉर्म में आ गए, केवल 2 की पावर n या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में ही होनी चाहिए। इनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, अदरवाइज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, जो कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में समझाई हुई है। जैसे कि हमारे पास p अपॉन q है, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टर जैसे मेथड से फैक्टर करे, अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में आए, या फिर 2 की पावर n फॉर्म में आए, या फिर 2 की पावर 5m में ओनली 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 इस फॉर्म में आए, इनमें से किसी एक फॉर्म में भी आ गए, ठीक है, तो ये हमारी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अदरवाइज अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर आ गया, मान लो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इंटू अलग फैक्टर 7 आ गया, क्यू का फैक्टर, तो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगी। याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगी। याद रखना, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन देखे बिना आप लोग इस एक्सरसाइज को फॉलो बिल्कुल भी मत करना। चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अभी आप लोगों को समझाने के लिए था, हमारे पास पहला नंबर है 7 अपॉन क्यू, तो मानेंगे पी अपॉन क्यू लेट पी अपॉन क्यू इक्वल टू 7 अपॉन 20। ओके, 7 अपॉन 20 हो गया। यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है, 20, तो हम इसकी प्राइम फैक्टर जैसे मेथड से फैक्टर करेंगे। तो हम यहाँ पर 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 5 इंटू 2 ये लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, हम ऐसे लिख दें। ठीक है, क्यू की वैल्यू ये है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन ब्रैकेट में लिख दें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दी क्योंकि आसान था। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर m, यहाँ पे लिखेंगे हैंस फैक्टर्स आर इन फॉर्म, फैक्टर्स आर इन फॉर्म 2 की पावर इंटू 5 की पावर m। सो
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/20। 7/20 की क्या होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। चलो इसको परफॉर्म करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। नाउ 20 को 7 से सॉरी 7 को 20 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर छोटा नंबर है 0 पॉइंट के साथ लगा करके 0 बढ़ाएंगे, बड़ा नंबर हो गया यहाँ पे लिखेंगे 24, 22 जा 23 जा 23 से चलेगा 16, ओके। यहाँ पर 10 बच जाएगा, ओके। यहाँ पर 10 है, छोटा नंबर है, पॉइंट है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा दी तो 25 जा 100। तो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई? 0.35। यहाँ पर लिखेंगे हैंस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? 0.35। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी ना, मैंने कहा था ना, अगर या तो ये दोनों फॉर्म आ गई या फिर इनमें से कोई एक फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर n, इनमें से कोई एक फॉर्म या फिर ये वाली फॉर्म आ गई तो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। इनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्म में है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 की पावर m है, यानी कि 2 की पावर n 5 की पावर m है। इनके अलावा कोई अदर फैक्टर यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारी हुई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारी हुई, और जो कि आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन करने के बाद को पता चल गया, ठीक है। अब चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं 4/15 और यहाँ पर 13/250, ओके। नेक्स्ट हमारे पास 4/15, ओके। 4/15 है, ठीक है। लेट करेंगे लेट P/Q इक्वल टू 4/15, ठीक है। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या है? 15 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर, यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइज ऑफ Q। यहाँ पर लिखेंगे 15 इक्वल टू, मैं इसको क्या लिखूँ? 3 पावर n टू 5 की पावर m, 3 5 जा 15। यहाँ पर लिखेंगे सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर नॉट इन आइदर फॉर्म, या तो 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इनमें से किसी फॉर्म में भी नहीं है। यहाँ पर 5 तो है, इनमें से एक फैक्टर तो है, लेकिन उसके साथ एक अदर फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि अदर फैक्टर आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब नाउ आंसर चेक करेंगे भैया अपना लॉन्ग डिवीजन से 4/15, ये हमें आंसर में दिखाना है, ओके। देखो 0 लगाई, यहाँ पर 0 बढ़ाई, तो 52 जा 30, 52 जा 45, 52 जा 30 चलेगा, ओके। 10 यहाँ पर 10 है, तो फिर 0 पॉइंट है, तो 0 बढ़ाई, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, फिर देन यहाँ पर 10 190 है, 119, 100 से 90 गया, 10 बचा, ओके। यहाँ पर 10 बच गया, फिर से यहाँ पर 0 लगाई, फिर से यहाँ पर क्या चलेगा? 6 चलेगा, यहाँ पर है क्या? 90, यहाँ पर क्या हो गया? फिर से 10 बचा, समझे ना आप? 15 5 जा, देखो 15 4 जा 15 6 जा 90 होते हैं, ओके, एंड 15 7 जा 105 होते हैं, तो इससे अब हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 10 रिमाइंडर बच गया। देखो यहाँ पर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे हेयर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, सो वी स्टॉप हियर बिकॉज डिवीजन नेवर एंड, डिवीजन कभी एंड होगी नहीं, डिवीजन नेवर एंड, ये कभी भी एंड होगी नहीं। सो रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज क्या हो जाएगी? 0.266 का 266, यहाँ पर 266 ये हो जाएगी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.26 का बाहर ही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि आंसर कभी रुकेगा नहीं, देखो यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे क्योंकि आगे चलता जा रहा है, यानी कि ठीक है 0.26 का बाहर आएगा, या फिर 0.266 और यहाँ पर आगे डॉट लगा के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। ये था। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में 13/250, 13/250 है, ओके। लेट P/Q इक्वल टू 13/250, ठीक है। तो Q की वैल्यू यहाँ पर क्या है?
250 यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइज 250 की प्राइम फैक्टराइज करो। 250 इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 5 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर को 2 इंटू 5, यानी कि 5 का क्यूब इंटू 2 की पावर 1, ये इसको ये लिख सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे सो फैक्टर्स आर इन फॉर्म, फैक्टर्स आर इन फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। भले हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया हो, 2 की पावर n 5 की पावर m, यहाँ पर लिखेंगे हैंस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे करके देखता हूँ ना, चलो चलते हैं। डिवाइड करेंगे 13 को 250 से, हमें पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, जो 250 है, जीरो बढ़ाई, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा, तब भी काम नहीं चला, तो जीरो बढ़ाई, फिर से एक और जीरो लगाई। अब यहाँ पर 25 है, 250 है, 250 की मल्टीप्लाई किस में करें कि 1300 के लगभग आ जाए। देखो अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँ डायरेक्ट, तब आ जाएगा 750, तो 3 में भी काम चलेगा। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। 255 में मल्टीप्लाई करो 0, 25 कैरी 2 1 2 1250, 4 to 10 11 12 1250, यानी कि 5 में करेंगे तो यहाँ पर 1250 आएगा। तो 1250 में से ये गए, यहाँ पर आया 50 बच गया, ठीक है। 1250 में से 50 1300 में से 1250 गए, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बचेगा, 50 बचेगा। ओके, यहाँ पर 50 है, जीरो बढ़ाई। अब यहाँ पर 250 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो यहाँ पर 500 हो जाएगा, तो आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे so terminating decimal expansion is क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी 0.05, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परफॉर्मिंग डिवीजन फॉर 1/13, इसके लिए हमें डिवीजन परफॉर्म करनी है 1/13 की, और उसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू वैल्यू 2/13, अगर आप 2/13 को निकालते हो क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करता है, अगर हमें इसको इवेल्युएट करना है। नाउ कंप्यूट 3/13 4/13 etc, व्हाट डू यू नोटिस, तुम क्या नोटिस करते हो, यानी कि तुम्हें इसमें क्या चेंज लगा जब आपने 1/13 का वो निकाला डेसिमल एक्सपेंशन, और 2/13 की आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकाली, तो आपने क्या नोटिस किया, और इनको भी हमें साथ में कंप्यूट करना है। तो हमें टोटल मिक्सचर, मतलब टोटल क्वेश्चन करके हमें बताने कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला। देखो मैं आप लोगों को साइक्लिक प्रॉपर्टी के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कि मेरे से इंट्रोडक्शन में मिस हो गई थी, और मुझे लगता है मैंने आपको काफी कुछ कंफ्यूजिंग बताया था, क्योंकि उस टाइम पर मुझे भी थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी जो मैंने पढ़ा था मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं आपको साफ साफ कर देता हूँ एक्चुअली इसमें साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है। देखो साइक्लिक प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होती है, मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूँ। अगर कोई नंबर n है, अगर हम 1/n क्या, अगर हम किसी भी नंबर 1 को n से डिवाइड कर रहे हैं, तो साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इससे जो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आती है हमारी, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आती है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आती है, याद रखना, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें जितने भी डिजिट्स होंगी, ठीक है, जो डिजिट्स रिपीट करेंगी, ओके, उनमें डिजिट कितनी होगी, जितने ये n नंबर है ना, इसमें से एक कम माइनस कर दो तो n-1 नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी, n-1 होगी, और वो नंबर कैसा होगा, प्राइम होगा। ये नंबर कैसा होगा, n नंबर, ये नंबर प्राइम होगा, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन में पॉइंट के बाद डिजिट्स n-1 होगी, वही नंबर हमारी साइक्लिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि 1/n का जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, जब आप लोग 1/13 का आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, जब आप लोग यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 13 में करोगे, 3 की बाय 13 में करोगे, 4/13 में करेंगे, 5/13 तक करोगे, कब तक, 12/13 तक, जब आप लोग करते जाओगे, तो आप लोगों का इनका जो आंसर आता चले जाएगा ना, क्योंकि आपने 1/13 की वैल्यू निकाल ली, तो आपको 1/13 की वैल्यू में 2 की 3 की मल्टीप्लाई करती जानी है, तो 2/13 3/13 4/13 की डेसिमल एक्सपेंशन आती चली जाएगी। उसमें आप लोगों को क्या दिखाई देगा, जो सेट्स डिजिट का यहाँ पर था 1/13 के केस में, जो क्वोशिएंट में सेट ऑफ डिजिट्स था, वे डिजिट इंटरचेंज होकर के इनका अलग अलग आंसर आएगा, इन सभी का क्या आएगा, अलग अलग आंसर आएगा। लेकिन डिजिट कौन सी होगी, जो डिजिट्स 1/13 के क्वोशिएंट में थी, जो कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में जितनी भी डिजिट थी, वही डिजिट इन सभी का आंसर होंगे, लेकिन
ऑर्डर चेंज करके आगे पीछे हो करके वही इनका आंसर बन जाएगी, इसलिए हम कहते हैं इसको साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन 2/13 एक ऐसा नंबर है कि जो इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता क्यों, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1/13 फॉलो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पहली बात तो है कि जो 1/13 है ये आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा नहीं। क्यों, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। जो भी इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, मान लो 0.23546 आ गई, ये आ गई। ठीक है, इसके ऊपर हम बार लगा दिया, तो ये जो नंबर्स है इनको हम क्या बोलेंगे, फैमिली बोलेंगे, क्योंकि यही जो डिजिट है ये रिपीट होंगी। 2 3 5 4 6 फिर से चलेगा, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। तो ये जो डिजिट रिपीट हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, इसको हम फैमिली बोलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो डिजिट्स है, जो भी यहाँ पर नंबर है ना अपोन में, उससे एक कम नंबर डिजिट यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन 13 के केस में ऐसा नहीं होगा। 13 के केस में केवल 6 डिजिट ही आएंगी, जिससे कि साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर तो आपको मैंने पहले बता दिया, ताकि आप लोगों को साइक्लिक प्रॉपर्टी समझ में आ जाए कि इसमें n-1 ऑफ डिजिट्स होंगी, और जो भी हम शिफ्ट को, जब भी हम डिजिट्स को शिफ्ट करेंगे उनका ऑर्डर आगे पीछे हम लोग चेंज करेंगे। जैसे मान लो 0.23546 ये 1/13 का आंसर है, मान लो। ठीक है, मान लिया हमने ये आंसर है। मान लो 2/13 का अगर हमें करना है तो 1/13 की डेसिमल एक्सपेंशन ले ली, 2 की मल्टीप्लाई कर लो, लेट कर लो, इसकी आगे इनको आगे पीछे कर दो, 63542। हमने डिजिट्स यही है, लेकिन हमने इनको इंटरचेंज कर दिया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक प्रॉपर्टी को 1/13 फॉलो करेगा नहीं, क्योंकि एवरी प्राइम नंबर यानी कि हर एक प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करे। कुछ ही प्राइम नंबर ऐसे हैं, तो याद रखना, हर एक प्राइम नंबर साइक्लिक प्रॉपर्टी को रेसिप्रोकल में जाने के बाद सेटिस्फाई करे ये जरूरी नहीं है। बस आप लोगों को ये समझाना था। अब नेक्स्ट पेज पर इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो पेज फुल हो चुका और देखो यहाँ पर कोई भी गैप नहीं बचे, ये केवल छोटा सा गैप है। तो सबसे पहले 1/13 के हम क्या निकालते हैं, डिवीजन से एक्सपेंशन निकालते हैं, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नेक्स्ट पेज पे। फिर हम शो करेंगे साइक्लिक प्रॉपर्टी 2/13 यानी कि 2/13 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1/13 है। तो क्या 2/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि जब 1/13 ही शो नहीं करने का तो ये भी शो नहीं करने का। ओके, और फिर हम इनको इवेल्युएट कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 1/13 को डिवाइड करेंगे। नाउ सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। 1/13 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 को 13 से डिवाइड करेंगे, 1 को 13 से डिवाइड करेंगे, सॉरी। देखो यहाँ पर छोटा नंबर है, 0 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाई, काम नहीं चलेगा, 0 बढ़ाई तो एक और 0 बढ़ा दी। ठीक है, 13 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में नहीं, 8 में। एक बार 13 की मल्टीप्लाई 8 में करके देख लेते हैं। 8 से 24 कैरी 2, 8 1 जा 8 9 10 नहीं चलेगा, नहीं। 13 7 जा 21 कैरी 2 91, वहाँ से 7 में चलेगा तो आप आ जाएगा 91। ठीक है, 10 में से 1 गया, 9 बचे, यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, सॉरी 9, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 0 बनेगा। ठीक है, 0 बढ़ाई, पॉइंट तो ही, सॉरी पॉइंट है, यहाँ पर एक 0 बढ़ाई। 13 7 90 बने होते हैं, यानी कि 13 6 जा 6 7 3 6 0 18 6 7 78 तो 78। 10 में से 8 गया, 2 बचा, 8 में से 1 के 7, यहाँ पर 12 बचा, 0 बढ़ाई, यहाँ पर 120 हो गया। अब क्या चलेगा, 39 जा 117 होते हैं, 117 होते हैं। 10 में 7 गया, 3 बचे, 11 में 7 गया, 0 बचे। ठीक है, 30, ओके 30 हो गया। 13 2 जा 26, ठीक है 26, यहाँ पर 4 बचा, 40। ठीक है, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। यानी कि यहाँ पर 1 आ गया, और हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, 1 से शुरू हुई थी, 1 से शुरू हुई थी। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आ गया। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे स्टॉप, यहाँ पर लिखेंगे एज रिमाइंडर इज 1 is equal to 1 as at starting, क्योंकि स्टार्टिंग में एंड की स्टार्ट में हमारे पास न्यूमरेटर क्या था, 1 था। सो वी स्टॉप हियर, हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। वी स्टॉप हियर बिकॉज दिस इज एन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या हो जाएगा आप लोगों की, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, इक्वल टू 1 एज एट स्टार्टिंग न्यूमरेटर 1, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यूमरेटर 1 था, ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर में क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यूमरेटर 1 था, क्योंकि हमें पता 1/13 था न्यूमरेटर, ये रहा न्यूमरेटर हमारे पास 1 था, ये इसकी इक्वल आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्टोर कर जाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आगे आएगी, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 100। So decimal expansion is decimal expansion क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.07923, थ्री हो जाएगी 0.07923, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स आ रही है, एक बार दोबारा से करके देख लेते हैं, 13 0 0 बड़ा 0, ओके, 37 91 90 बचा, 39 जा ओ 39 जा हाँ सॉरी, यहाँ पर 6 भी आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा 9 से पहले, तो 07692, यहाँ पर 6 डिजिट्स होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि रिपीट करेगा, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हम इवेल्युएट करेंगे, क्या इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे 2/13 को, 2/13 को, तो 2/13 को डिवाइड 2/13 को इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन, नो 2/13 हमारे पास है, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1/13, 1/13 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ये रख दो, 2 इंटू 0.07692 इसके ऊपर बार 2 की मल्टीप्लाई इन सभी डिजिट में कर दो, तो क्या जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 9 18, 2 4 2 9 18, 2 3 12 13, 2 7 14 and 15, 1.00, sorry, 2 3 6, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12 13, 2 7 14 15, 0.153846, ध्यान से देखो 0.153846, इसकी अलग ही फैमिली है, इसकी अलग ही फैमिली है, और ध्यान से देखो इसकी अलग फैमिली, मैंने क्या कहा था, जो भी हम 2 में 3 में 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो सेम डिजिट का सेट फॉलो करेगी, जो कि 1/13 में थे, 1/13 में डिजिट का सेट ये था 3296701 0.0, यानी कि इनमें ये इनको फॉलो करेगी, लेकिन यहाँ पर डिजिट तो इससे बिल्कुल अलग है, 648315, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ डिजिट का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर लिखेंगे एज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/13 uses different set of digits from 0.07692 hence it does not show साइक्लिक प्रॉपर्टी, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, याद रख लेना, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, ओके। अब देखो यहाँ पर हमें अपना अगला आंसर के लिए तैयार रहना है, अगला आंसर क्या था मेरे पास, 3/13 4/13 को निकालना है, तो यहाँ पर 3/13, यहाँ पर निकालते 3 इंटू 1/13, तो 3 इंटू 0.07692 बार, इनको निकालते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 3 9 27, 3 6 18 19 20, ओके, 3 7 21 23, यहाँ पर 0.0230769, इसके ऊपर पार लगाने की हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4/13 4 इंटू 1/13, तो 4 इंटू 0.07692 इसका बार, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 8 9, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 और 3 27, कैरी 2, 4 7 28 30.0 307692 इसके ऊपर बार लगा देंगे, आंसर देखो 4/13 की वैल्यू, 3/13 की वैल्यू, जो 1/13 का डेसिमल एक्सपेंशन की डिजिट थी उनकी सेट को इस्तेमाल कर रही है, उसमें से बस डिजिट वही है जो सेट फर्स्ट में थी, यानी कि ये वाली डिजिट थी, डिजिट तो यही है, बस वो आगे पीछे होकर के आंसर अलग अलग आ गया, मतलब कि साइक्लिक प्रॉपर्टी को ये फॉलो करती है, ठीक है, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी की फॉलो करती है, लेकिन ये पार्शियल साइक्लिक प्रॉपर्टी है, पार्शियल साइक्लिक प्रॉपर्टी, क्यों,
क्योंकि साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि फुल साइक्लिक साइक्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी कि अगर 13 हमारे पास नंबर है तो 1/n यानी कि 13 की डेसिमल एक्सपेंशन में n-1 डिजिट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिजिट कितनी है, 6 डिजिट है। यानी कि टोटल 12 डिजिट यहाँ पर नहीं है, मतलब कि ये प्योर फुल साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि पार्शियल साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, पार्शियल साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और ये जो डिजिट है, ये जो डिजिट है, इन सभी डिजिट को हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, फैमिली कहते हैं, क्योंकि यही फैमिली 4/13 में और 3/13 में चल रही है। इस फैमिली की जितनी भी डिजिट है, इस फैमिली की जितनी भी डिजिट है, ये 4/13 3/13 में चल रही है, लेकिन 2/13 में नहीं चल रही, तो किसने एक अलग ही फैमिली बनाई हुई है। यानी कि ये अलग ही फैमिली है। 0.153846 ये एक अलग ही फैमिली का नंबर है, ये एक अलग फैमिली है, एक अलग फैमिली है। यानी कि 13 के केस में दो अलग अलग फैमिली हुई, क्योंकि वहां पर एक सिंगल फैमिली नहीं है। सिंगल फैमिली का मतलब बस डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन एक ही होनी चाहिए, फिर उसके आगे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो। कब तक 13 है, 13 से पहले एक नंबर 12 तक, यानी कि न्यूमरेटर में जब तक 12 ना आ जाए, जब तक सभी की सभी नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन, फ्रैक्शन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होनी चाहिए, इन डिजिट को ही फॉलो करनी चाहिए, इनके अलावा और कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए। लेकिन 2 की केस में इनसे डिफरेंट डिजिट यहाँ पर आएगी, जिसकी वजह से ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता हूँ। हालांकि मैं 1/13 की साइक्लिक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा, बट ये पार्शियल साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, याद रखना। ओके, बाकी इसको कोई बताएगा नहीं बताएगा मुझे नहीं पता, बट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, पेपर में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी आप लोग इस सोल्यूशन को उतार लीजिए। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। बच्चों आप लोगों को एक बात बोलनी है, यहाँ पर जो हमने लिखा है यूजेस डिफरेंट सेट ऑफ डिजिट, यहाँ पर लिखेंगे देन दैट ऑफ, इसके ऊपर पार लगा देंगे। थोड़ी सी मिस्टेक, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर लिखेंगे डिजिट देन दैट ऑफ, यानी कि इसके डिजिट से अलावा डिफरेंट डिजिट का सेट को यूज करें 2/13। ओके, अब आप लोगों का आंसर बिल्कुल तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन दे रखा है कि क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर है रेशनल इरेशनल। क्लासीफाई करो कि क्या ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। रूट वाले नंबर इनमें से बस हमें आइडेंटिफाई करना है। और जो नंबर रेशनल है, ठीक है, जो नंबर रेशनल से हमें उनको एक्सप्लिसिटली फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। √81 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 9, 9/1। ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। हो गया, हमने यहाँ पर इसका आंसर भी निकाल दिया, हमने इसको रेशनल नंबर भी लिख दिया। ठीक है, सेकंड, बाकी ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछने का। √12 यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ इरेशनल नंबर, या आप लोग का इरेशनल नंबर है, बिकॉज 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि कोई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत जरूरी है अंदरली डिजिट का। 0.333 हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion, hence it is rational। ये क्या है, रेशनल। कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। नाउ निकालते हैं इसको। आपको प्रोसेस पता है, इंट्रोडक्शन जिसने भी देखा हुआ है वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की ट्राई करो। ओके, लेट x इक्वल टू x बी आ रेशनल नंबर। ठीक है, x इक्वल टू हमने मान लिया 0.333। सो ओके, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बार कितने के ऊपर था, बार मतलब कि इससे पहले आप लोग एक तो लाइन लिखोगे x इक्वल टू, इससे पहले यहाँ पर बीच में, इससे पहले और इसके बाद में x इक्वल टू 0.3 का बार आप लोग लिख लोगे। ठीक है, 3 का बार आप लोग इसको लिख लोगे, और फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे। बार यहाँ पर कितने के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर है, यानी कि जितने डिजिट रिपीट करते हैं उतने के ऊपर हम बार लगाते हैं। यहाँ पर एक डिजिट रिपीट कर रही है बार तो हम एक डिजिट के ऊपर बार लगाएंगे। अब जितने डिजिट के ऊपर बार होगा 10 की उतनी पावर से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में। यहाँ पर लिखिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 ऑन बोथ साइड तो यहाँ पर जाएगा 10 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
333 एंड सो ऑन। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप लोग कहोगे सर आपने यहाँ पर 3 पॉइंट इधर चला गया तो यहाँ पर तो 2 बार 3 बने, यहाँ पर तो बस 2 बार 3 बचे ना। देखो यहाँ पर 2 बार 3 बचे, बात आपकी सही है, लेकिन ये आगे चलता जा रहा है, ये डिजिट रिपीट हो रही है, तो हमने उनमें से एक और 3 वापस ले लिया। हमें पॉइंट के बाद सेम 3 चाहिए, जितने यहाँ पर होंगी डिजिट जो रिपीट करिए उतनी डिजिट यहाँ पर भी होनी चाहिए। हमने एक इसमें से निकाल ली, एक को हमने इधर भेज दिया, हमने इसमें से एक और ले लिया। यहाँ पर पॉइंट के बाद सेम होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 3.333 सो ऑन x इक्वल टू 0.333। इसका क्या फायदा है, सेम करने से ये कट जाएगा पॉइंट, ये यहाँ पर 3 जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 9 बचेगा माइनस होने के बावजूद। तो यहाँ पर क्या बचा 9x, तो 9x इक्वल टू क्या 3 और x इक्वल टू क्या 3/9, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। तो फ्रैक्शन क्या आया, यहाँ पर लिखेंगे लेट, सो यहाँ पर लिखेंगे सो रेशनल नंबर इज x इक्वल टू 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर 3 पार्ट हो गए, फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये भी आपका रेशनल नंबर ही है, क्योंकि तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट क्या करिए रिपीट कर रही है। इसको नेक्स्ट चलो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी आर रेशनल नंबर, एक्स बी आर, तो फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं, लेट एक्स बी आर रेशनल नंबर। या फिर एक मिनट मैं भी क्या कर रहा हूँ, फोर्थ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ में 0.12345 12345 12345 एंड 1 सो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो ही नहीं रहा, डिविजन तो रुक ही नहीं रही, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, terminating non-terminating repeating decimal expansion. So this is rational number, okay. Now let x be a rational number। अब इसको फाइंड आउट करना है, क्योंकि रेशनल नंबर लेट x be a rational number, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.12345 का बार, जिसको हम लिख सकते हैं 0.12345 12345 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब बाकी जो डिजिट के ऊपर है 5 डिजिट के ऊपर है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 बोथ साइड, देन यहाँ पर लिखेंगे 5 पावर, यानी कि 1 2 3 4 5 x इक्वल टू 12345.12345 यहाँ बचा, और इनमें से इतनी डिजिट हमने यहाँ पर क्योंकि ये डिजिट रिपीट हो रही है तो एक डिजिट और ले लेंगे 1 2 3 4 5 ताकि यहाँ पर सेम रहे। ठीक है, एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, आप लोग सॉल्यूशन देख लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देंगे, इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so on, x equal to 0.12345 1 2 3 4 5 so on। ये 0 5 के नीचे है, ठीक है, 5 के नीचे पॉइंट, इससे कट गया 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आ गया। ओके, 10x x ओके, यहाँ पर 1x होता है, जहाँ पर कुछ नहीं होता कोएफिशिएंट, यहाँ पर 9 बचे, यहाँ पर क्या बचा 9 9 9, यहाँ पर 4 9 पर 9 9 9 1 2 3 4, यहाँ पर 4/9 बच गया, तो 9 9 9 x 1 2 3 4 5 x इक्वल टू 1 2 3 4 5 अपॉन में 9 9 9 9, क्या 3 से कट हो रहा है, 1 2 3 0 3 6 6 4 10 10 5 15 3 9 9 18 9 9 18 18 36, हाँ 3 से कट हो जाएगा, तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 4 जा 12 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ओके 3 3 9 3 3 3 3 3 3 9 4 1 5 5 5 10 और 1 11 नहीं, अभी और किसी से नहीं होगा, मतलब हमारा रेशनल नंबर क्या आ गया, यहाँ पर लिखेंगे रेशनल नंबर इज 4115 अपॉन में 333, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में है 23 1.01001 001
0001.100। सिंपल सी बात है भाई, डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है रिपीट। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आंसर, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी डेसिमल एक्सपेंशन, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इट इज इरेशनल नंबर। ये आप लोगों कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में 23.56 018 56 1223 987 47 9012 और 0। ये तो देखने से पता चल रहा है रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इट इज रेशनल नंबर। नाउ इसको एवेल्युएट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट जैसे हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2356 0185 61223987 479120 अपॉन में पॉइंट हटाई। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उतने जीरो लगा दो वन के सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 की पावर 21 ने लगा करके, सॉरी हम यहाँ पर 10 के साथ 21 जीरो लगा करके यहाँ पर ट्रैक लिख देंगे 10 की पावर 21, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे लॉन्ग डिवीजन आए तो आप ऐसे अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आगे आप चाहो तो इसको खोल भी सकते हो, फिर इसको डिवाइड भी कर सकते हो 2 से, लेकिन बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना आंसर छोड़ दो, इतना काफी रहेगा। अब यहाँ पर 7th पार्ट देखो। 7th बस इतने पार्ट थे, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब लोग कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लूंगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर टिक लगा लो, इस पर स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। इसमें लिखा गया है कि 0.9 बार को हमें सोल्व करना है, इसका रेशनलाइज, हमें इसको हमें रेशनल नंबर निकालना है, इसका रेशनल नंबर निकालना है, रेशनल नंबर हमें इसका फाइंड आउट करना है, इनकी पी बाई क्यू फॉर्म इसको कन्वर्ट करना है। अब मजे की बात यह है कि पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब ऐसे कैसे हो सकता है, वो मैं अभी आपको उसका रीजन समझाऊंगा। सबसे पहले हम इसको करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन लेट x इक्वल टू 0.9 का बार, x इक्वल टू हम लिख सकते 0.999, 3 बार लिखो, बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब बार 1 के ऊपर था तो मल्टीप्लाई बाय 10, वैसे उसने क्वेश्चन में ही तो दे दिया, बहुत अच्छी बात है। देखो मल्टीप्लाई बाय 10 सबट्रैक्ट 0.9 के बाद, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 बाय ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करनी है, किससे 10 से। तो आप लिखेंगे 10x इक्वल टू 9.999 एंड इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर इक्वल कर दिया, 1 9 बाहर ले लिया, 1 9 इधर चला गया, तो इसलिए ये फॉर्म आ गई। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 10x इक्वल टू 9.999 सोन x इक्वल टू 0.999 माइनस कर दो। यहाँ पर 9x बचा, यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा, और यहाँ 0 बचा। तो 9x इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया, और x इक्वल टू क्या आ गया, 9/9 इक्वल टू 1 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 1। अब हाउ इट इज पॉसिबल, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा क्यों हुआ। देखो मैं आप लोगों को उसका एक रीजन बताता हूँ। 0.999 जो वैल्यू है वो क्या है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, जो कि हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है। 0.99 यहाँ ताई को लाई करेगा, यहाँ पर 0.9 है, और 0.9 और 1 के बीच में ये क्या है, नंबर है जो कि चलता ही जा रहा है, ये कभी रुक ही नहीं रहा। अब ये वैल्यू 1 की इक्वल आई कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर एक फंडा होता है, जब कोई भी नंबर, एक नंबर कोई x है, एक कोई नंबर x+1 है, अगर इनके बीच में कुछ भी गैप ना हो, कुछ भी गैप ना हो, तो हम क्या कहते हैं कि x इक्वल टू क्या है, x+1 के इक्वल होता है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर फॉलो करते हैं कि यहाँ पर 0.999 है, ये चलता ही जा रहा है,
और 1 है, इनके बीच में कुछ भी गैप नहीं है, क्योंकि ये चलता जा रहा है ना इनफाइनाइट टाइम, ये रिपीट होता जा रहा है, तो इससे जो गैप है वो क्या हो गया, वेनिश हो गया, यानी कि गैप खत्म हो गया, गैप खत्म हो गया, जिस वजह से 0.999 क्या है, 1 के इक्वल है। एक्चुअली में यहाँ पर अगर मैं देखूं 0.9 की बात करूं, 0.9 और 1 के बीच में 0.1 का फर्क है, ठीक है। यहाँ पर 0.9 होता, 0.99 होता तो 0.01 की होती, 0.999 होता, 0.001 का गैप होता, मिनिमम गैप है, गैप है, लेकिन यहाँ पर 9 क्या हो गया, इन्फानाइट टाइम हो गया, यहाँ पर 9 क्या हो गया, इन्फानाइट टाइम्स हो गया, जिसकी वजह से गैप क्या हो गया, फिनिश हो गया, क्योंकि 0.999 वैसे तो देखो चाहे कितनी भी छोटी डिजिट हो, ठीक है, एक डिजिट और दूसरी डिजिट कभी इक्वल नहीं हो सकती, देखो ये बात तो तय है कि 0.999 बाहर ये कभी 1 के इक्वल हो नहीं सकता, बट फिर भी हम इसको यहाँ पर 1 जो आया है वो क्यों आया है, यहाँ पर 1 क्यों आया है, क्योंकि जब ये वो 0.999 ही चलता जा रहा है और नंबर लाइन पर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 0.9 ये रहा, जब 0.99 इधर की साइड चलता जा रहा है तो 1 की तरफ को अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ को जा रहा है, तो ये कभी ना कभी 1 पे आके तो मिलेगा ही ना, तो हम इसीलिए कहते हैं जब ये इधर को चलता जा रहा है तो 1 के और 0.9 के बीच का गैप है वो खत्म होता चला जाएगा, जिस वजह से हम लोग क्या कहेंगे, इनके बीच में कुछ भी गैप नहीं है। और गैप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट है, अगर यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं होता, केवल होते 0.999, तब हम लोग कहते कि 0.999 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन 9 इनफाइनाइट टाइम हो गया, उस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि 0.99 1 के इक्वल ही है। तो यहाँ पर केवल एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज हैपन because there is no gap between 0.9 bar and 1 on नंबर लाइन पर 0.9 बार और 1 के बीच में कोई गैप नहीं है, सो 0.999 इक्वल टू 1, हम अपना आंसर लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना छोटा सा स्टेटमेंट लिख करके आना, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में गैप है ही नहीं, क्योंकि गैप किसने फिनिश कर दिया, इन्फिनिटी ने क्या कर दिया, यहाँ पर गैप को फिनिश कर दिया। यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, और एंड बिकॉज इन्फानाइट लूप, इन्फानाइट डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो इन्फानाइट डेसिमल एक्सपेंशन है, वैनिश गैप को क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया, क्योंकि इन्फिनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है, इसने वैनिश कर दिया गैप को। यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज इन्फिनाइट डेसिमल एक्सपेंशन वैनिश गैप को वैनिश कर दिया, इस वजह से 1 के इक्वल है, ठीक है। वरना चाहे 0.999 ये रिपीट ही क्यों ना कर रहा हो, ये 1 के इक्वल कभी हो नहीं सकता, बट फिर भी हम यहाँ पर ये अप्रोच लेके चल रहे हैं, क्योंकि 0.999 यहाँ पर रिपीट कर रहा है, ये रुक ही नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग होने की वजह से यहाँ पर इसने गैप को फिनिश कर दिया, जिस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर x वैल्यू 1 है, याद रखो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें कहा है कि हमारे पास 1/7 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें वो साइक्लिक नंबर को फॉलो करता है, यानी कि साइक्लिक नंबर है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन के जो सेट ऑफ डिजिट है वो हर एक न्यूमरेटर को अगर हम बदलते चले जाए तो उनका आंसर उन सेम सेट्स ऑफ डिजिट्स को ही फॉलो करेगा, ठीक है। अब ट्राई टू फाइंड मोर नंबर n, ऐसे मोर नंबर n निकालो जिनका रेसिप्रोकल 1/n करके, जैसे यहाँ पर 7 का हमने 1/7 किया, उसका डेसिमल एक्सपेंशन साइक्लिक नंबर था, तो इनका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना, साइक्लिक नंबर होना चाहिए, ऐसे नंबर निकालो। देखो यहाँ पर 7 है, 7 कैसा नंबर है, वो एक प्राइम नंबर है, तो यानी कि सबसे पहले जो हमारा नंबर है वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहा, अभी आपको कुछ समझा रहा हूँ कि प्राइम नंबर होना चाहिए, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर n होना चाहिए। अगर हम इसको 1/n लिखते हैं तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होनी चाहिए, n-1 लेंथ की होनी चाहिए, n-1 लेंथ की होनी चाहिए, तभी वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, साइक्लिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर पार्शियल साइक्लिक प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर फुल साइक्लिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जिसमें n-1 लेंथ प्रॉपर्टी होनी चाहिए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, ठीक है। अब यहाँ पर एवरी प्राइम नंबर फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, हर एक प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अभी हमने 13 के केस में देखा था, 13 के केस में 1/13 के केस में डेसिमल एक्सपेंशन में जो भी डिजिट्स थी यहाँ पर 6 डिजिट थी, जबकि हमें चाहिए कितनी थी, 12 डिजिट, जो कि 13 - 1 होती,
लेकिन ऐसा नहीं था, जबकि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 13 क्या एक प्राइम नंबर है, लेकिन उसकी सेट ऑफ डिजिट कितनी थी, 6 थी। सेट ऑफ डिजिट्स कितना था, कितने नंबर की सेट ऑफ डिजिट्स थी, 6 डिजिट थी नंबर ऑफ सेट्स में। सेट्स में कितनी डिजिट थी, 6 डिजिट थी, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 12 थी। यानी कि एवरी प्राइम नंबर ऐसा कभी चाहता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर बात करते हैं ऐसे कितने नंबर होंगे जिनकी जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होगी। ठीक है, लेकिन उनकी पूरी की पूरा पीरियड क्या करेगा, रिपीट करेगा, उनकी डिजिट क्या होगी, इंटरचेंज होगी आगे पीछे, आगे पीछे। ऐसा नहीं है जैसे हम मान लो कोई नंबर ऐसा आ गया 1.3333 या फिर 0.123333 रिपीट करिए, यहाँ पर 3 रिपीट कर रहा है लेकिन 1 2 रिपीट नहीं कर रहे, ये हमारा साइक्लिक नंबर नहीं होगा, ये हमारा साइक्लिक नंबर नहीं होगा, बल्कि ये जो सभी की सभी डिजिट है ये इंटरचेंज होकर के आगे पीछे होकर के एक अलग नंबर बनाए और ये सभी रिपीट हो, ये सभी रिपीट हो, कोई साइक्लिक नंबर माना जाएगा। बात है। अब लेकिन यहाँ तो ऐसे हजारों नंबर होंगे। अब ऐसे तो n प्राइम नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होंगे, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन अब रेसिप्रोकल करने पर साइक्लिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1/7 एज वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं 1/7 इक्वल टू 0.142857, डायरेक्ट लिख देंगे। हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, इट हैज टोटल लेंथ इन डेसिमल एक्सपेंशन में टोटल लेंथ जो है ऑफ डिजिट्स is 6, means 7 minus 1 equal to 6। इसका मतलब so for every number, every prime number m, prime number n, there will be n minus 1 number of digits, there will be n minus 1 number of digits in 1 upon n decimal expansion, 1 upon n decimal expansion। इसके डेसिमल एक्सपेंशन में n minus 1 नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिपीटिंग होगी, रिपीटिंग होगी। ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1/5 हो गया, 1/7 हो गया, 83, ये हमारे एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नाउ सो देयर आर n प्राइम नंबर्स या फिर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स whose decimal expansion follow cyclic property and two example given above। ये हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए। ठीक है, 1/5 हो गया, 1/5 नहीं 1/5 नहीं, जैसे मैं मान लू 1/5 नहीं, 1/6 में नहीं चलेगा, 1/7 हो गया, 1/11 अब मैंने एक एग्जांपल किया था 1 2 3 4 5 वाला, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वाले में आंसर क्या था, एक बार देख लेते हैं, इसमें आंसर देख लेते क्या था। 4115 4115 333 ओके, क्या था 4115 333।
अभी लिख रहे थे उसको, लिख रहे 41153333। एक एग्जांपल ये रहा, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1/7 ही ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी तरफ से कोई एग्जांपल लिख लेना, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन ये लाइन जरूर लिखना, तो आप लोगों का ऐसे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग एग्जांपल यहाँ पर जरूर लिख लेना इस तरीके से, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इस एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब बची इसकी एक लास्ट एक्सरसाइज, एंड ऑफ द एक्सरसाइज, जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें इन सभी एक्सरसाइज का पिछली एक्सरसाइज का क्या है, कॉम्बिनेशन है। और ये भी मैं आप लोगों को अलग से कराऊंगा, ठीक है। मैं चैप्टर में हर किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज को मैं एंड ऑफ द एक्सरसाइज को मिक्स नहीं करूंगा, उन सभी को मैं सेपरेट होती है, ठीक है, क्योंकि अलग तरीके से मैं आप लोगों को कराऊंगा। बाकी आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक समझ में ना आए, कॉन्सेप्ट समझ में ना आए हो, कमेंट जरूर करना, आप लोगों को उसको दोबारा से समझाया जाएगा, बड़े अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। बाकी अब हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जियोमेट्री। जियोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को सब लग सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक चैप्टर थे वो आप लोगों के हटा दिए गए हैं, क्योंकि अब तक क्लास 9 में आप लोगों के बेसिक चैप्टर थे जो आप लोगों को पढ़ते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब आप लोगों का जो सिलेबस है वो बदल चुका, आप लोगों का सिलेबस बदल दिया, जिसमें बेसिक चैप्टर्स हटा दिए गए, बस उनको यूज करना है आप लोगों को। तो जिस वजह से आप लोगों को बेसिक चैप्टर क्लास 9 के आप लोगों को पढ़ने होंगे, ठीक है। अब उनका यूज होगा, क्योंकि चैप्टर्स थे आपके ट्राइंगल, राइट एंड एंगल, इनका एक सेपरेट ही चैप्टर था, लेकिन अब ये सेपरेट चैप्टर को हटा दिए, अब बचे क्या, इनकी यूजेस बचे। अब जो भी आप लोगों को एक्सरसाइज दी गई है जियोमेट्री में, मैंने अभी तक देखी नहीं, मैंने पहले देखी थी, थोड़ी बहुत जो भी मुझे याद है, मैं दोबारा से उसको रिव्यू करूंगा। उसमें आप लोगों को केवल इनका ज्यादातर यूज दे रखा है, ठीक है, केवल यूज करना है, अलग एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें आप लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा रखे हैं, बस उनमें उन बेसिक चैप्टर्स का यूज किया हुआ है। आपको किसी में ना तो कॉम्बिनेशन सिखाई गई है, आप लोगों को लाइन एंगल के बारे में बताया गया, बस उनका यूज है। तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, क्लास 9 के कुछ बेसिक चैप्टर आपको सबसे पहले कराऊंगा, जैसे लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल। उसके बाद आप लोगों को मैं क्लास 9 के क्या चैप्टर्स कराऊंगा, क्लास 9 की गणित मंत्री की, फिर मैं आपको चैप्टर कराऊंगा जियोमेट्री के, जिसमें आप लोग सबसे पहले बेसिक आप लोगों को सिखाऊंगा, और उसके बावजूद आप लोगों को मैं क्लास 9 के चैप्टर्स कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों को ईजी होगी करने में, वरना कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी जियोमेट्री करने में, क्योंकि बेसिक्स आप लोगों ने सीखा नहीं, और कोई टीचर आपको सिखाएगा नहीं, क्योंकि सब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को सिखाएंगे तो छोटा छोटा थोड़ा मोटा तभी आपको सॉल्यूशन भी बीच में बता देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का पेपर बेकार हो, क्योंकि इस बार गेम पलट चुका है। अब की बार रट्टा वेकेशन नहीं चलेगा, अब की बार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग क्लियर कर पाओगे पेपर। और जैसे कि सरकार का रूल आ चुका है, क्लास 9 के चाहे 10 तो हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग 33% या जितने आपको मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है, अबाउट अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स टोटल मार्क्स एलोकेटेड, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अलग अलग मार्क्स हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट में लाने होंगे पास होने के लिए, वरना आप लोग फेल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता आप लोग मैथ्स में फेल हो, आप लोगों को अच्छे नंबर से पास होना है, तो आप लोगों को बेसिक्स आना चाहिए। पहले आप लोगों को बेसिक्स चैप्टर्स कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को आपकी क्लास 9 के चैप्टर्स कराऊंगा, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जो भी जियोमेट्री का जो भी अगला चैप्टर होगा। बाकी बने रहिएगा मेरे साथ आप लोग, और तैयार रहेगा उस चैप्टर। तो चलो मिलेंगे फिर अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।